हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अलजबरा, और अलजबरा में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। लास्ट के वीडियोस में बेटा हमने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिस पे मैंने 2 वीडियो बनाए थे, आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में समझाया था विद लोड्स ऑफ एग्जांपल्स। आई एम श्योर आप लोगों ने अच्छे से उसके नोट्स बनाए होंगे और एक फाइनल तैयारी के लिए रख लिए होंगे। ऐसे ही आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ये प्रोग्रेशंस का सेकंड पार्ट आप लगा सकते हैं। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए, इसको भी हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी कितने एग्जांपल्स आज ले पाते हैं, बट मैं आपको पूरा टॉपिक थोरोली करवाऊंगा, पूरा डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है। ये हमारी तैयारी हो रही है बच्चों, आईपी मैट, सीयूईटी, जो भी आप एग्ज़ाम्स देने वाले हैं सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक्स को मैंने डिज़ाइन किया है। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक का नाम लिख लो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। तो जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस देखा था, आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है। तो इसकी क्या खासियत होती है बेटा टॉपिक की, वो सुनिएगा। हाँ जी, देखिए यहाँ पे अगर मान लो एक सीरीज है हमारे पास, सपोज 3, 12, 48, 192 एंड सोन, तो मुझे ये देख के बताओ इस सीरीज में क्या खासियत है, क्या चीज़ है जो सेम है। तो आप कहेंगे सर देखो यहाँ पे हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर हम रेशो देखें, क्या देखें रेशो, 12/3 ये 4 है, 48/12 ये भी 4 है, या 192 डिवाइडेड बाय 48 ये भी 4 है। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अगर डिफरेंस सेम होता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। लेकिन अगर ये रेशो सेम हो, तो अगर ये क्या है, रेशो सेम है, रेशो को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो अगर रेशो सेम हो तो उस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसको हम प्यार से जीपी बोलते हैं, ठीक है। आप जीपी बोल दो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल दो, एक ही बात है। कॉमन रेशो को हमने आर से डिनोट किया और फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं इसमें। तो एक बार फिर से देखिए, अगर मैं कहता हूं, अगर ऐसा लिखा है इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ऐसा लिखा आता है तो क्या हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कॉमन रेशो आएगी स्मॉल आर, वो या तो बी बाय ए के इक्वल होगी, बी बाय ए, या फिर वो इक्वल होगी सी बाय बी के। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशो यहाँ चेंज होने वाली नहीं है। और अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें बेटा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है बी स्क्वेयर इक्वल टू ए इंटू सी। ये क्या है सर? दिस इज द कंडीशन फॉर जीपी, यू कैन से दैट। ये क्या है बच्चों? दिस इज द कंडीशन फॉर जीपी। ये जीपी की हमारी कंडीशन है। मतलब क्या? मतलब ये कि कभी हमें 3 टर्म्स जीपी में दी हो तो हम कहेंगे बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू सी। बोलो समझ में आ रहा है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं जीपी की फर्स्ट टर्म ए लेता हूं और कॉमन रेशो आर है, तो कैन वी से सेकेंड टर्म ए इंटू आर होगी? बोलो बच्चों, सेकेंड टर्म ए इंटू आर होगी, थर्ड टर्म ए इंटू आर स्क्र होगी, है ना। ऐसे ही चलते चलते फोर्थ टर्म ए इंटू आर क्यूब होगी। आप ये बताओ, फोर्थ टर्म हमारी ए इंटू आर क्यूब निकल के आई है, फोर्थ टर्म हमारी ए इंटू आर क्यूब निकल के आई है, तो व्हाट वुड बी द nth टर्म? तो आप कहेंगे ए इंटू आर की पावर n-1। ये कैसे? दोबारा सुन लो बेटा, अगर फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए इंटू आर है, मान लो ये वाली है ना, फोर्थ टर्म अगर ए इंटू आर क्यूब है, मतलब फोर्थ टर्म निकालते हुए पावर 3 आई है, तो nth टर्म निकालते हुए पावर क्या आएगी? n-1। ये क्या है? ये nth टर्म ऑफ जीपी निकालने का फॉर्मूला है, जिसको हम एन से भी डिनोट कर लेते हैं और जिसको हम टीएन से भी डिनोट कर लेते हैं। क्या बोला मैंने? देखो यहाँ पे बच्चों, ये क्या आई है? हमारी nth टर्म ऑफ जीपी। अब इसको हम एन से भी डिनोट कर लेते हैं और टीएन से भी, लिख लो। तो हाँ जी, यहाँ पे थे हम बेटा।
तो लिख लो, इसको ए एन से भी डिनोट कर लेते हैं जैसा मैंने बोला, और इसी को हम टी एन से भी डिनोट कर लेते हैं। अब इसमें ए क्या है फिर से बताओ। ए है इसमें फर्स्ट टर्म, है ना। हमने कहा ए क्या है इसमें, ए इज द फर्स्ट टर्म। आर क्या है इसमें, आर को डिफाइन करो। आर इज द, आर क्या है, आर इज द कॉमन रेशो, आर इज द कॉमन रेशो। और एन क्या है, एन भी बता दो। एन है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। बताओ, इतना क्लियर है सबको। देखो मैं पूरा कंप्लीट समझा दूं, एक बार थ्योरी समझा दूं, फिर सवाल ही सवाल है बेटा, चिंता मत करना। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लेने वाला हूं मैं एग्जांपल्स पे, लेकिन थ्योरी समझनी अच्छे से ज़रूरी है। जैसा मैं अपने हर वीडियोस में बोलता हूं, बेटा आप नोट्स बना रहे होंगे, नहीं बना रहे हो तो बनाना शुरू कर दो। फाइनली आपके नोट्स ही हैं जो आपके काम आएंगे लास्ट के 10-15 डेज़ में, ठीक है। तो नोट्स बढ़िया से तैयार रखो। और सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो हर टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स, हाँ कुछ टॉपिक जैसे नंबर सिस्टम है वो मैंने अभी शुरुआत में पढ़ाया था, तो उसकी एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, चेक करना मेरे नाम से, या मेरे को तो जानते हो ना आप, तो देख सकते हो आप वहाँ पे। आपको 2 क्वांट की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, 2 LRDI की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। कंप्लीट के बढ़िया से नोट्स बनाओ, जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चंस को अच्छे से करो। और बेटा हाई प्रोबेबिलिटी है कि उतना भी करके जाते हो तो आप पेपर अच्छा दोगे, और अपने से तो तैयारी आप कर ही रहे होंगे, तब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारा। चलो एक बार मैं जरा थ्योरी कंप्लीट कर लूँ, बीच में था। तो एन टर्म का पता लग गया आपको। अगला लिखो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। सम ऑफ, अगर मुझे एन टर्म्स निकालनी है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालनी है अगर मुझे, तो सम ऑफ एन टर्म्स को हम एस एन से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये तब यूज कर लेते हैं बेटा जब आर ग्रेटर देन 1 होता है, और इसी को हम ऐसे करके यूज़ कर लेते हैं, ए इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, जब आर क्या होता है हमारा ग्रेटर देन लेस देन 1 होता है। फॉर्मूला एक ही है, बस आर पे डिपेंड करता है। आर ग्रेटर देन 1 है तो ऊपर वाला लगा लो, आर लेस देन 1 है तो नीचे वाला। एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, सम ऑफ इन्फानाइट जीपी का फॉर्मूला और बना दूं मैं। सम ऑफ लिख लो, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है, एस इनफाइनाइट बोलते हैं उसको, ए अपॉन 1 माइनस आर। लिख लो, ए अपॉन 1 माइनस आर। आज ये मार्कर सही से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा बेटा मेरे को चेक कर लूँ मैं जरा क्या इसमें प्रॉब्लम आ गई है। हाँ जी, ये जो डिजिटल पेन है आज थोड़ा साथ नहीं दे रहा मेरा, बट आप लोग मेरा साथ दे रहे हो ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ। तो एक बार दोबारा लिख दूँ मैं इसका फॉर्मूला, एस इन्फानाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। लिख लो, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आर का वैल्यू ना बेटा लेस देन 1 हो, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो आर की हो वो लेस देन 1 हो, ये ध्यान रखना। अगर ग्रेटर देन 1 हुई सर, फिर अगर ग्रेटर देन 1 हुई बेटा, सम ऑफ इन्फानाइट जीपी आपका बेसिकली इन्फानाइट ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि हर टर्म बढ़ती हुई जाएगी, पहली टर्म से दूसरी टर्म बड़ी होगी, तब तो इन्फानाइट जीपी का सम इन्फानाइट हो जाएगा। वहाँ पे तो वो पूछा ही नहीं जाता, ये पूछा ही तब जाता है जब आर लेस देन 1 हो, इतना भी ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो मैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ आपको। ये लो पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये वाले क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले सबसे पहला सवाल हम ये वाला लेते हैं बेटा, ये वाला लो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बहुत है, लेट्स सी कितने ले पाते हैं हम पहले। इन ए जीपी T5 मतलब फिफ्थ टर्म हमारी 3 है। अच्छा मुझे ये बताओ T5 किसके बराबर होगा? nth टर्म का क्या फॉर्मूला था? nth टर्म का निकालने का क्या फॉर्मूला था? a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो T5 किसके बराबर हो जाएगा? a इंटू आर की पावर 4। बताओ, और ये किसके बराबर है? ये 3 के बराबर है। आपको बताना है प्रोडक्ट कितनी टर्म्स का? 9 टर्म्स का। बता दोगे? प्रोडक्ट बतानी है, मतलब कि पहली टर्म a, दूसरी टर्म a इंटू आर, सही है इतना। तीसरी टर्म कितनी हो जाएगी? a इंटू आर स्क्वायर। अच्छा सवाल है ये, देखो यहाँ पे ध्यान से।
फिर फोर्थ टर्म हो जाएगी ए इंटू आर क्यूब, ऐसे करके इसमें पैटर्न बनेगा, मैं बताता हूँ। लास्ट टर्म बनेगी, नाइन्थ टर्म बनेगी ए इंटू आर की पावर 8। अब ये बताओ मुझे, इसमें जो ये ए है बेटा, ये ए कितनी बार आएगा? हाँ, ये ए कितनी बार आएगा? ए भाई टोटल 9 टर्म्स है तो ए 9 टाइम्स आएगा, तो ए की पावर तो हो गई 9। और आर जो है यहाँ पे 1 है पावर, फिर 2 है, फिर 3 है, कहाँ तक गई है? 8 तक। तो बच्चों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? बेस सेम है तो सब पावर ऐड हो जाती है, ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक ऐड करेंगे? 8 तक। लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, पहले भी बताया हुआ है नंबर सिस्टम में, कि 1 से लेके n टर्म्स तक का सम का जो फॉर्मूला होता है, ये ध्यान भी रख लेना, यूज हो जाता है, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो अगर 1 से लेके 8 तक का अगर आप सम करेंगे, मैनुअल भी कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो ये आएगा, n 8 है बेटा इसमें, तो 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 हो जाएगा। इट कम्स आउट्स टू बी a की पावर 9 इंटू आर रेज टू पावर 36। ठीक है, इन दोनों में से क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, a इंटू आर की पावर 4 और बाहर आ जाएगा 9। बताओ ये बात ठीक है? a इंटू आर की पावर 4 और 9 मैंने कॉमन निकाल लिया दोनों में से। इसकी वैल्यू आपको पता है, ये 5th टर्म है, इसकी वैल्यू 3 है, तो हमें बताना था प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स, तो कहना ही से आंसर हो जाएगा 3 की पावर 9। ऐसे ही छोड़ दो, ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो यही सवाल का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तरीका समझ में आया ना आपको? देखो बच्चों, मेरा पर्पज़ है कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊँ, बेसिक भी करवाऊँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाऊँ। लेकिन क्योंकि पेपर में आप आईपी मैट की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी की कर रहे हैं, सीयूईटी में कंपैरेटिवली आसान आते हैं क्वेश्चन, आईपी मैट में थोड़े से स्मार्ट आते हैं सवाल, मुश्किल नहीं आते, स्मार्ट आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल नहीं था, स्मार्ट था। आप सिर्फ T5 दे के हमसे प्रोडक्ट पूछ ली 9 टर्म्स की, तो कुछ ना कुछ लिंक बैठता ही बैठता बेटा उससे। नहीं आया समझ में या आ गया? ये बताओ मुझे, कुछ ना कुछ तो लिंक बैठेगा ही ना बेटा, बोलो। क्या इतना समझ में आया सभी बच्चों को? तो मैं आगे बढ़ूंगा, बताओ इतना समझ गए हो? चले बेटा आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। ये वाला क्वेश्चन लेते हैं अब। ये वाला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बना के करो। इन एन इन्फानाइट जीपी 10th टर्म इज 3x। 10th टर्म हमारी 3x है, जो 10th टर्म है वो हमारी 3x है। अच्छा एक बात बताओ, सम ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट टर्म्स दैट फॉलोज 10th टर्म इज 7x। चलो उसको बाद में देखेंगे। मुझे बताओ 10th टर्म अगर 3x है तो 11 टर्म क्या होगी? कैन वी से 11 टर्म होगी 3x आर, अगर कॉमन रेशो आ रहे तो। 12th टर्म क्या होगी? ऑप्शन में से ले रहा हूँ मैं सीधा, 3x² होगी। ऐसे ही अगर 10th टर्म 3x है तो 9th क्या होगी बेटा? आप कहेंगे सर 9th 3x डिवाइडेड बाय आर होगी। ऐसे ही 8th क्या होगी? आप कहेंगे कि 3x/r² होगी। बताओ इतना सही है? अब वो कह रहे हैं कि 10th टर्म 3x है और जितनी भी टर्म्स उसको फॉलो करती हैं, फॉलो मतलब उसके आगे वाली, जैसे ये वाली 11th 12th ये वाली टर्म्स, तो इन सब का जो सम है 11 12 एंड सोन इन्फानाइट तक, इन सब का सम हमें 7x गिवन है। बेटा देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिख दिया, जो सवाल में गिवन था मैंने वो लिख दिया। अब आ जाओ जरा देखो क्या कहता है वो। अब सबसे पहले ये बन गया हमारा इन सब का रेशो, ये कंप्लीट सम 7x है। कैन वी से ये भी तो एक इन्फानाइट जीपी है ना, ये भी तो एक इन्फानाइट जीपी है ना, जिसकी फर्स्ट टर्म 3x आ रहा है और कॉमन रेशो आ रहा है बेटा। और इन्फानाइट जीपी का क्या फॉर्मूला था बताओ जरा? अभी बताया था a/1 - r। लेकिन a क्या है इसमें? a है सर 3x/r। कॉमन रेशो क्या है इसमें? r है तो 1 - r, और ये 7x के बराबर है। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 3r का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7 - 7r, 10r का वैल्यू 7 हो जाएगा। अगर हमसे कॉमन रेशो पूछी होती तो हम कहते जवाब होता 7/10। अगर पूछी होती तो कॉमन रेशो हम कहते आंसर होता 7/10, लेकिन कॉमन रेशो नहीं पूछी हुई। अब बस लास्ट लाइन पे आओ और क्वेश्चन खत्म करो बेटा। देखो अगर कॉमन रेशो पूछी होती, जनरली ऐसे सवालों में कॉमन रेशो भी पूछ ली होती है, तो हम कहते 7/10 आता, लेकिन इसमें हमसे पूछी हुई है कि कौन सी टर्म है प्रोग्रेशन की गिवन ऑप्शंस में से जो 300x/49 है। 300x/49 है। हमने कहा बता देंगे, कैसे बताएंगे? हमने कहा 300x/49 तो नहीं पता हमें, लेकिन हमें 3x पता है कि 10th टर्म है। बोलो सही है ये?
3x पता है कि 10th टर्म है, तो बाकी क्या बच गया, बाकी आप कहोगे 100/49 बच गया, तो बेटा वो आर की टर्म्स में तो आएगा ना, बोलो। अच्छा, आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी रहने दो, मैं और आसान बनाऊँ आपके लिए, इसको भी रहने दो बेटा, और आसान बनाता हूँ। अभी तुम्हारे साथ बैठे बैठे मुझे एक और तरीका समझ में आया। उसने पूछा कि कौन सी टर्म है ये वाली, हमने कहा ऑप्शन में है, जो दिया हुआ है वो ऑप्शन में है, जो पूछा गया है वो ऑप्शन में है, तो आ जाओ पहला ऑप्शन उठाओ ये वाला। तो 3x/r का स्क्वायर, r कितना है 7/10, चलो करो पुट। जैसे ही आप 7/10 यहाँ पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 49/100, और 100 चला जाएगा ऊपर, तो कैन वी से ये बन जाएगा आपका 300x डिवाइडेड बाय 49। तो उसने पूछा था विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 300x/49। तो देखो बेटा यहीं पे पता लग गया, कहना ही से वो 8th टर्म है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार दोबारा बताता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ, दोबारा सुन लो। अगले क्वेश्चन से दोबारा बताता हूँ ये सारी बातें। कोई बच्चा अभी भी पीछे है कि सर मुझे समझ नहीं आया, पीछे नहीं रहने दूंगा बेटा, अगले सवाल से दोबारा बताता हूँ। लेकिन बात समझ गए होंगे मैक्सिमम बच्चे, लेकिन एक दो बच्चे कई बार पीछे रह जाते हैं जब मैं पढ़ाता होता हूँ, तो पीछे नहीं रहने दूंगा। ये लो, इसी तरह का सवाल है, एक बार फिर से देखते हैं। ये लो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बना के करो। इस क्वेश्चन को देख लो ध्यान से। कहते हैं इन एन इन्फानाइट जीपी एवरी टर्म इज 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट फॉलो। अच्छा ये समझो जरा क्या कहता है। इन्फानाइट जीपी है, एवरी टर्म मतलब इन्फानाइट जीपी बनाओ पहले, तो ए इंटू आर स्क्वायर, यही होगी ना, अप टू इन्फिनिटी। तो हर एक टर्म 7 टाइम्स है किसका, सम ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट टर्म्स दैट फॉलोज। मतलब बेटा मतलब ये कि जैसे एवरी टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ले लो, इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ, किसका 7 टाइम्स है, सम ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट टर्म्स दैट फॉलोज, दैट इज फॉलोज, फॉलो कौन कौन कर रहा है, ए इंटू आर स्क्वायर एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। यही तो सारी टर्म्स फॉलो कर रही है ना, बताओ। एवरी टर्म्स इज 7 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑल द सब्सिक्वेंट टर्म्स दैट फॉलोज, यस और नो। अब इसमें ये भी तो एक इन्फानाइट जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए इंटू आर है, कॉमन रेशियो आर है, तो वही इन्फानाइट जीपी का फॉर्मूला A/1 - r, बिल्कुल वैसे का वैसे लगाओ। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म ए इंटू आर है, लेकिन कॉमन रेशियो इस बार आर है, तो 1 - r। अब ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 - r बराबर किसके, 7r के। 8r का वैल्यू 1 आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे पहले किया था, r का वैल्यू 1/8 आ जाएगा। तो अगर कॉमन रेशियो पूछी होती तो 1/8 होती, लेकिन वो नहीं पूछी। अभी सवाल आगे गया है, अभी सवाल आगे गया है बेटा, देखो बढ़िया सवाल है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज 9, फर्स्ट टर्म कितनी है a, सेकंड टर्म कितनी है a इंटू आर, इन दोनों का सम 9 है, ठीक है। तो पहले a निकाल लो, यहां से a कॉमन निकल आएगा, 1 + r इज इक्वल टू 9। देखो आर आपको पता है, ए आपका निकलने जा रहा है, उसके बाद तो जो मर्जी पूछ ले, वो जो मर्जी पूछ ले सब कुछ बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ए और ये हो जाएगा 1 + 1/8 बराबर 9 है, तो a इंटू ये हो गया 9/8 बराबर किसके बेटा, 9 के। अरे बहुत फ्लो में होता है ये, बहुत फटाफट होता है बेटा। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए हैं एक्चुअली। अगर आपसे कॉमन रेशियो पूछी होती तो आंसर 1/8 होता, आपसे फर्स्ट टर्म पूछी होती तो आंसर 8 होता, लेकिन मैंने और आगे ले गया मैं सवाल। मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन से पूरा जीपी अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो सम पूछा है, सम ऑफ जीपी का भी फॉर्मूला पता है, इन्फानाइट जीपी है ये तो इन्फानाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दो, तो दैट इज A/1 - r। ए का वैल्यू कितना है 8, कॉमन रेशियो कितनी है हमारी 1 - 1/8, कॉमन रेशियो 1/8 है, तो 8 ये हो गया हमारा 7/8, 8 ऊपर चला जाएगा बेटा, 64/7 आंसर होना चाहिए सवाल का, 64/7 ही सवाल का सही उत्तर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो बच्चों को मज़ा आया, समझ में आया, अच्छे से क्लियर हो रही हैं चीज़ें। नोट्स ज़रूर बना लेना, ठीक है। और हर चीज़ को कर सकते हो बेटा, बस आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका इंटेंस इंटरेस्ट मैटर करता है। इंटेंस इंटरेस्ट का मतलब समझते हो, एक होता है इंटरेस्ट हमारा बहुत सारी चीज़ों में होता है। हमारा इंटरेस्ट क्रिकेट में होता है, हमारा इंटरेस्ट बैडमिंटन में होता है, हमारा इंटरेस्ट गेम्स में होता है ना। हमारा इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में होता है, मूवीज़ देखने में होता है, लेकिन वो इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो इंटेंस इंटरेस्ट नहीं है। किसी चीज़ में, एक चीज़ में इंटेंस इंटरेस्ट लेके देखो। इंटेंस इंटरेस्ट मतलब कि आप जिस काम को बार बार करना चाहो, और वो कुछ भी हो सकता है भाई। आज के टाइम पे तो लोग
गेमिंग से भी पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब पे आप देखते ही होंगे। तो आज का दौर ऐसा है बेटा जहाँ पे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, फ़र्क पड़ता है कि आप उसे कितनी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, कितने इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, कितने इंटेंस इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटेंस इंटरेस्ट है उसको हम एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता बेटा। क्यों? क्योंकि दैट इज़ समथिंग, एक्चुअली आप कोई काम नहीं कर रहे होते हो, वो मज़े मज़े में कर रहे होते हो। जहाँ कोई चीज़ मज़े मज़े में हो रही होती है पूरे दिन, वहाँ पे अगर कोई आपसे कंपटीशन भी लड़ाना चाहे तो कैसे जीत जाएगा? आपका ध्यान है उसको अच्छे से खेलने में जो आप कर रहे हो, और सामने वाले का ध्यान है आपको हराने में, वो कभी आपको हरा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसका इतना इंटरेस्ट नहीं होगा जितना इंटरेस्ट आपका है। तो इन बातों को ध्यान रखना, बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगले 1-2 महीने के लिए आप इस चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट बन जाता है इंटेंस वाला, तो बच्चों फिर कौन है हमें जो रोक सकता है अच्छे मार्क्स लाने से, अच्छा परसेंटाइल लाने से, अच्छे कॉलेज में जाने से। तो आई होप सो जो मैं बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, और उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। टाइम आ चुका है होमवर्क क्वेश्चन का। बाकी क्वेश्चन और भी है बेटा, ये देखो खूब सारे सवाल हैं मेरे पास, तो मैं अगला वीडियो भी बनाता हूँ। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे, ये सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। लेकिन होमवर्क क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा मैं टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता। हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जो आपको यहाँ मैं पढ़ाता हूँ उसके PDF नोट्स वहाँ पे अपलोड हो जाते हैं, और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो भी हम वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दूसरी बात, जो बच्चे पेड कोर्स के बारे में नहीं जानते, तो बच्चों हमारा प्रीमियम कोर्स भी है जिसमें हैंड रिटन बुक्स मिलती हैं, फैकल्टी द्वारा बनाई गई, हमारे द्वारा बनाई गई, विद थोरो लेक्चर्स। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे कि सर जो ये फ्री कोर्स है उससे कैसे डिफरेंट है? बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है, एज फार एज कंटेंट इज़ कंसर्न बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा डीप में पढ़ाने की। बट येस, वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो हम पेड कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। हैंड रिटन बुक्स आपको मिलती हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, मेरे साथ मिलती हैं, फैकल्टीज़ के साथ मिलती हैं। लाइव क्लासेस मतलब लाइव मैराथन्स बोलते हैं हम उसको, जिसमें रिवीजन करवा रहे होते हैं हम बच्चों की। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानना है कि क्या है पेड कोर्स के बारे में, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। और 150 से भी ज़्यादा डेमो वीडियोस हैं जिनको आप फ्री में देखिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करिए। बाकी अगर आप फ्री कोर्स से भी कर रहे हैं बेटा, तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप प्रोवाइडेड दैट कि मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे हो, अच्छे से नोट्स बना रहे हो, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए, टाइम हो चुका है होमवर्क क्वेश्चन का। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन हमारा रहेगा बेटा ये वाला। तो इसका आंसर आप दीजिएगा, मुझे बताइएगा ABCD कौन सा आंसर है और वो कौन सी टर्म है जो इसमें पूछी गई है। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन हमारा ये है। आई होप सो बच्चों को वीडियो ये अच्छे से पसंद आया। बेटा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करिएगा। मेरे को इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में आपके इस क्वेश्चन के आंसर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।